औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 15 इसको अब ये लास्ट हम अपने लेक्चर्स की तरफ लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, और देन ये हमारा तकरीबन लास्ट टॉपिक बनता है डिटेक्शन टेस्ट। कल मैंने आपसे ये डिटेक्शन के हवाले से ये बताया था कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो चीज़ें अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि ये प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट किया था जिसमें हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं और उसको हीट करते हैं, और देन हम उसको कॉपर सल्फेट के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है या नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक फर्दर टेस्ट होता है, उसके ज़रिए हम लोग ये पता चलाते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा मज़ीद अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो हम कैसे देख सकते हैं। जिस तरह आज के हमारे इस लेक्चर में आप देख सकते हैं, हाउ टू डिटेक्ट नाइट्रोजन सल्फर, बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ नाइट्रोजन होती है, सल्फर नहीं होता। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ सल्फर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होता। और उसके अलावा अगर कोई हैलोजन प्रेजेंट है तो वो हम एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं लेजाइन सोल्यूशन टेस्ट। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, हाउ टू प्रिपेयर लेजाइन सोल्यूशन। तो ये जो लेजाइन सोल्यूशन का टेस्ट है, इसकी मदद से हम लोग अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इन एलिमेंट्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, डिटेक्शन से आप लोग एक चीज और भी ध्यान में रखें कि ये जो हमने कल भी जो टेस्ट किया था कार्बन और हाइड्रोजन का, और आज ये जो हम लेजाइन सोल्यूशन का टेस्ट देख रहे हैं, ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि हम अपने कंपाउंड के अंदर किसी चीज की डिटेक्शन कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी फाइंड नहीं कर रहे, क्योंकि जो क्वांटिटी फाइंड करने वाला टेस्ट होता है उसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। एनीवेज जी, पहले तो आप ये देखेंगे जी, आज के इस टॉपिक में हमने करना ये है कि ये आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप देखना चाहते हैं जी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, इनमें से कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है जी। अब ये देखने के लिए कि भाई ये वाले एलिमेंट प्रेजेंट हैं या नहीं है, उसके लिए हमें एक सोल्यूशन बनाना पड़ता है, और उस सोल्यूशन को कहते हैं लेजाइन सोल्यूशन। तो पहले मैं आपको लेजाइन सोल्यूशन बनाने का तरीका बताता हूँ, और ये हमारी बुक में भी लिखा हुआ है। वैसे तो ये एक प्रैक्टिकल है जो एफएससी लेवल पे तो नहीं कराया जाता, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है, और एफएससी के स्टूडेंट्स क्योंकि इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं होते, तो अगर उनको ये टेस्ट करवाया जाए तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। चूंकि हम इसके अंदर सोडियम मेटल इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे जो है वो उस चीज़ की अगर केयर नहीं करेंगे तो इससे एक भारी नुकसान हो सकता है। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम ये इसका तरीका बताऊंगा बनाने का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो टेस्ट होता है ये इंटर लेवल पे बच्चों को क्यों नहीं करवाया जाता। सिर्फ आप लोगों को एक थ्योरेटिकल वे में बताया जाता है कि अगर आप इन चीज़ों को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास उसका पॉसिबल वे क्या है। सो हाउ टू प्रिपेयर लेजाइन सोल्यूशन। अच्छा, इस लेजाइन सोल्यूशन टेस्ट को सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें करना ये होता है, आपने सबसे पहले तो आपके पास सोडियम मेटल होगी, लैब में इजीली अवेलेबल होती है। तो आपने एक छोटा सा टुकड़ा सोडियम मेटल का काटना है। कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ नाइफ। अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने सोडियम मेटल के बारे में पढ़ा होगा कि ये एक सॉफ्ट मेटल है ना, अल्कली मेटल है, साइज बड़ा होता है एटम्स का। तो ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको हम लोग किसी नाइफ की मदद से काट सकते हैं। तो आपके सामने जो सोडियम मेटल पड़ी होगी, आपने उसका एक बहुत ही छोटा सा पीस काट लेना है एक छुरी की मदद से। उसके बाद आपने उसको सोडियम मेटल को पुट दिस
piece into a फ्यूजन ट्यूब। आप लोगों ने बहुत सारे ट्यूब्स का नाम सुना होगा, डिलीवरी ट्यूब, उसके अलावा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो इसी तरह एक ट्यूब होती है, उसको कहते हैं फ्यूजन ट्यूब। ये कैसी होती है जी? ये एक बहुत ही स्मॉल, छोटी सी, इस तरह से, जिस तरह ये नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होती है। नॉर्मल टेस्ट ट्यूब तो बहुत बड़ी होती है, यानी शेप में तो वैसी होती है, लेकिन होती बहुत छोटी सी। अगर मैं इसको, बहुत ही स्मॉल, इवन के हम लोग इसको हाथ में जब पकड़ते हैं तो सही तरह से हमारे हाथ में भी नहीं आती, इतनी सी ये छोटी सी ट्यूब होती है। आपने उसमें सोडियम मेटल को डाल देना है। यानी मैं यहाँ पर अगर इसको एलेबोरेट करूँ, ये जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको शो किया कि आपने इसको सोडियम मेटल को इसमें डाल दिया। सोडियम मेटल को इसमें डालने के बाद आपने इसमें ऐड करना है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड नंबर 3। ये पहले से भी आप इसमें डाल सकते हैं जिस तरह से मर्जी, यानी पहले आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें मौजूद होगा और आप उसमें फिर सोडियम मेटल डाल दें, या फिर आप इसमें बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर दें। ऐड ऑर्गेनिक कंपाउंड। चौथा काम आपने ये करना है, अब चूंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम मेटल दोनों आ चुकी हैं, अब आपने इसको करना है हीट। हीट करने के लिए आप क्या करेंगे जी? इसको किसी होल्डर की मदद से पकड़ेंगे और बर्नर के ऊपर जो है इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि इसकी ये जो टिप है यहाँ पे, जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम मेटल पड़ी हुई थी, जहां पर वो दोनों मिले हुए थे, वो रेड हो जाएगी। यानी हीट फ्यूजन ट्यूब until it becomes red hot। जैसे ही आप देखें कि आपने जो सोडियम मेटल है उसको हीट किया और उस ट्यूब का जो नीचे वाला हिस्सा था ना वो रेड हो गया, यानी आपने उसको इतना हीट किया कि वो रेड हो गया। लेकिन असल में इसका पर्पस ये होता है कि उसको रेड करने का मकसद ये होता है कि जो उसके अंदर सोडियम है ना, वो कंप्लीट उसके साथ, आपके कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाए। जब आप इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम को डालेंगे ना और हीट करेंगे, तो इनका आपस में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये रेड हॉट होगी, या आपको लगेगा कि इसके अंदर जो सोडियम है वो सारे का सारा रिएक्ट कर गया है, अब उसमें मजीद सोडियम नजर नहीं आ रहा, तो आपने इसको ब्रेक इट इन चाइना डिश कंटेनिंग 20 मिलीलीटर वाटर। आप क्या करें, जो आपने फ्यूजन ट्यूब को जलाया हुआ था ना, उसी को फौरन से एक चाइना डिश में जैसे ही आप रखेंगे, आपको पता है जैसे ही किसी हॉट ग्लास को पानी में रखेंगे तो वो टूट जाएगा ना, तो जैसे ही आप उसको पानी में रखेंगे तो वो खुद ही टूट जाएगी। और वो टूट के क्या होगा कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम जो आपस में रिएक्ट कर चुके थे, उसका जो मिक्सचर था वो उस चाइना डिश के अंदर आ जाएगा। यानी मैं अगर ये यूं कहता हूँ कि ये एक चाइना डिश है, इसमें ये वाटर पड़ा हुआ था, तो अब इसके अंदर आपने ग्लास पीसीस भी आ जाएंगे। आपको पता है जब आपकी वो फ्यूजन ट्यूब टूटेगी तो उसके पीसीस भी उसके अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा जो आपकी सोडियम मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मिक्सचर बना हुआ था वो भी उसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों के लिए रिस्की ये होता है कि जब हम उनको ये प्रैक्टिकल करने के लिए दे देते हैं, तो वो अगर सोडियम मेटल जो है ना उसको उन्होंने सही तरह से हीट नहीं किया, उन्होंने देखा कि वो रेड हॉट हो गई है, तो उन्होंने जाकर अगर उसको तोड़ दिया पानी में, तो अगर सोडियम मेटल बची हुई होगी तो आपको पता है सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके आग लगा देती है। तो यहाँ पर ये चीज़ फिर और ज़्यादा रिस्की हो जाती है कि बच्चों के लिए ये आइडिया करना कि जो सोडियम मेटल उन्होंने ऐड की थी, क्या वो कंप्लीट रिएक्ट कर चुकी है या नहीं किया। अगर उसने कंप्लीट रिएक्ट नहीं किया और उन्होंने उसको पानी में डाल दिया, तो फिर उससे जाहिर है कि लैब के अंदर भी इस चीज़ का खतरा होता है कि आग लग सकती है। अब मजीद इसको बॉईल करेंगे जी, देन बॉईल इट, एंड आफ्टर बॉइलिंग फिल्टर इट या फिल्टर द मिक्स।
देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम मेटल का मिक्सचर होता है ना, वो वाटर सॉल्युबल होता है। उसको मजीद हम लोग जब बॉयल करते हैं तो वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। जब आप उसको फिल्टर करेंगे ना, तो सिर्फ ग्लास पीसीस ही होंगे जो आपके फिल्टर पेपर के ऊपर आएंगे, बाकी तो सारा आपका फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा। और अब आप उसके 3 पोर्शन बना लेंगे। मेक 3 पोर्शन। यानी आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है, और ये जो 20 मिलीलीटर वाला आपका जो मिक्सर था, इसको 3 टेस्ट ट्यूब्स में डाल लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ जी, इसको 3 टेस्ट ट्यूब्स में आपने क्यों डालना है। क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब के जरिए आप इसमें कंफर्म करेंगे नाइट्रोजन, एक टेस्ट ट्यूब के जरिए आप इसमें कंफर्म करेंगे सल्फर, और एक टेस्ट ट्यूब के जरिए आप इसमें कंफर्म करेंगे हैलोजन। तो ये 3 टेस्ट ट्यूब बनाने का मकसद ये था कि हम लोग एक के अंदर नाइट्रोजन और एक में सल्फर और एक में हैलोजन को कंफर्म कर सकें। तो अगर इन तीनों में से जो भी चीज प्रेजेंट होगी, वो हमारे इस मिक्सर के हिसाब से हमें वो रिजल्ट दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि सबसे पहले है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन और बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। देखें, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ नाइट्रोजन होती है, सल्फर नहीं होती, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं। तो ये जो हम काम करने जा रहे हैं, ये दोनों के लिए, यानी अगर नाइट्रोजन होगी तो भी हमें पता चल जाएगा, और अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें सिर्फ सल्फर है और नाइट्रोजन नहीं है, तो फिर हम इस तरीके से उसको नहीं देख सकते। ये जो हम काम करने जा रहे हैं नाइट्रोजन की डिटेक्शन का, नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए काम तो आप नाइट्रोजन की डिटेक्शन का कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर सल्फर भी प्रेजेंट होगा तो वो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। कैसे जी? करना क्या है आपने, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने पोर्शन रखा हुआ था लेजाइन सोल्यूशन का, आप उसमें क्या कर दें जी, 2 चीजें ऐड कर दें। नंबर 1, आयरन सल्फेट FeSO4, एंड नंबर 2, आयरन क्लोराइड FeCl3। ये 2 चीजें जब आप उसमें ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर जो नाइट्रोजन या सल्फर, इन दोनों में से जो भी चीज प्रेजेंट है वो आपको पता चल जाएगी। होता क्या है, देखें, जब आपने शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड को और सोडियम को हीट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि इनका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है कि सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन भी प्रेजेंट होगी। अगर इस कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो सोडियम उस नाइट्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर सोडियम सायानाइड बना देगा। ठीक है ना? यानी इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम सायानाइड पड़ा हुआ है, हम उस सोडियम सायानाइड को कंफर्म कर रहे हैं। अगर सोडियम साइनाइड हमें कंफर्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन भी होगा ना, क्योंकि साइनाइड में नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन हमने खुद से तो ऐड नहीं की, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर थी ना, क्योंकि हमने तो सिर्फ उसको सोडियम से रिएक्ट करवाया है। तो अगर ये साइनाइड कंफर्म हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट थी। अब होता क्या है कि जैसे ही आप इसके अंदर आयरन सल्फेट डालते हैं ना, FeSO4, ये इस टेस्ट ट्यूब में जैसा मैं बता रहा था, तो आयरन सल्फेट इसके अंदर जो मौजूद सोडियम साइनाइड है ये वाला, इससे रिएक्ट कर जाएगा। इससे रिएक्ट करके ये बना देगा Na4FeCN6 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानते क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा एक पोर्शन आएगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। अच्छा जी, ये देखें, इसमें हम लोग बात कर रहे थे डिजाइन सोल्यूशन की। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन या नाइट्रोजन और सल्फर दोनों, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं या इन दोनों में से सिर्फ नाइट्रोजन, ये एक चीज प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप एक टेस्ट ट्यूब का जो पोर्शन था उसमें आप आयरन सल्फेट और आयरन क्लोराइड इन दोनों को डाल देंगे। आयरन सल्फेट पहले ऐड करेंगे। आयरन सल्फेट के ऐड होने से पहले तो ये चीज बनेगी सोडियम हेक्सासायानोफिरेट, और जब आप इसके अंदर आयरन क्लोराइड ऐड करेंगे तो ये जो सोडियम हेक्सासायानोफिरेट था Na4FeCN6,
ये कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम जो था ना Na4 वाला, अब उसकी जगह पर आयरन आ जाएगा, Fe4 FeCN6। बैलेंस कर लेंगे इसको, यहाँ पे 3 4 12। ये जो कंपाउंड बना है ना Fe4 FeCN6, इसका कलर होता है पर्शियन ब्लू। देखें, अगर तो ये दो चीजें डालने पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मिक्सचर है इसका कलर पर्शियन ब्लू हो जाता है या ब्लू हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट थी। क्योंकि अगर नाइट्रोजन होगी तो ये साइनाइड, सोडियम साइनाइड बनेगा, और अगर ये सोडियम साइनाइड बनेगा तभी जाकर ये रिएक्शन होगा। अब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, अगर तो ये दोनों प्रेजेंट हो, यानी सिर्फ नाइट्रोजन ना हो, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो, तो फिर यही यही जो प्रोसीजर है ना, ये सारा इसी के लिए अप्लाई होता है। आप इस प्रोसीजर को नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सल्फर दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही काम करेंगे कि आपने इसमें आयरन सल्फेट, आयरन क्लोराइड डाला, यहीं से आपको पता चल जाएगा। अगर इसका कलर ब्लू हो गया तो इसका मतलब इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, और अगर इसका कलर ब्लू नहीं होता, इसका कलर रेड हो जाता है, जिसको आमतौर पर ब्लड रेड कहा जाता है। तो अगर इसका कलर बहुत ज्यादा डीप रेड या ब्लड रेड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें सिर्फ नाइट्रोजन नहीं थी, उसमें उस नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी ऐड था। तो क्या होगा कि सारा प्रोसीजर तो उसी तरह है। अगर सिर्फ नाइट्रोजन होती तो ये बनता, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होंगे तो इससे थायोसायनेट बनेगा, NaSCN। जिस तरह यहाँ पे CN था, यहाँ पर सिर्फ एक सल्फर का इजाफा हुआ है, और बाकी सब कुछ भी उसी तरह। आपने आयरन सल्फेट, आयरन क्लोराइड डाला, और ये आप किसी अलग टेस्ट ट्यूब में नहीं कर रहे, ये आपने उसी टेस्ट ट्यूब में किया। आपने आयरन सल्फेट डाला, आयरन क्लोराइड डाला, अगर ब्लू हो गया तो सिर्फ नाइट्रोजन है, अगर रेड हो गया तो इसका मतलब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। Na4 FeSCN6। देखें, अगर आपको ऊपर वाली इक्वेशन आती हैं ये वाली, तो ये नीचे वाली इक्वेशन बनाने का कोई मसला नहीं है, सिर्फ यहां पर आप S लगाते हैं, ठीक है ना। Na2SO4 SCN, थायोसायनेट हो गया आपको, आयरन क्लोराइड Fe4 FeSCN6 प्लस NaCO। ये वाला जो कंपाउंड होता है थायोसायनाइड के साथ, ये कलर, इसका जो कलर होता है ये ब्लड रेड होता है। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर देखें हमने सल्फर को डिटेक्ट कर लिया, अब इस ये जो अलग से हमने टेस्ट ट्यूब बनाई है इसमें हम सिर्फ सल्फर को डिटेक्ट करेंगे। तो वो कहते हैं सर अब सल्फर को अलग से डिटेक्ट करने की क्या जरूरत है। देखें, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ नाइट्रोजन होती है, उनके लिए ये चीज आ जाएगी हमारे पास। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर ये चीज आ जाएगी। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ सल्फर होता है, नाइट्रोजन नहीं होता, ठीक है ना। अगर हमारे पास सिर्फ सल्फर है और नाइट्रोजन नहीं है, तो फिर ये कुछ भी नहीं होगा। आप उसमें आयरन सल्फेट, आयरन क्लोराइड डालेंगे तो ना उसका कलर ब्लू होगा ना उसका कलर रेड होगा, क्योंकि उसमें सल्फर है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है ना। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो ना तो साइनाइड बनेगा और ना ही थायोसाइनाइड बनेगा, ठीक है ना। तो आयरन सल्फेट और आयरन क्लोराइड का जो रिएजेंट है ये सिर्फ हमें इन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन इन दोनों की कंडीशन है कि या तो दोनों प्रेजेंट होने चाहिए या एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सिर्फ सल्फर प्रेजेंट होगा तो फिर ये वाले जो रिएजेंट है ये लेजाइन सोल्यूशन के लिए हमारे काम के नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सिर्फ सल्फर है और नाइट्रोजन नहीं है, तो उसके लिए हमें अलग से, जो हमने अलग टेस्ट ट्यूब बनाई है दूसरे वाली, इसके अंदर कुछ रिएजेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। देखिए, हर चीज के रिएजेंट डिफरेंट होते हैं। कल हमने कार्बन और हाइड्रोजन के डिटेक्शन के लिए जब देखा था तो कॉपर ऑक्साइड उसमें डाला। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की बना देती है। और हाइड्रोजन के लिए हमें उसमें कॉपर सल्फेट को डालना पड़ा था, क्योंकि वाटर जो होता है वो कॉपर सल्फेट को ब्लू से व्हाइट से ब्लू कर देता है। तो इसलिए हर चीज के रिएजेंट डिफरेंट होते हैं। अब है तो तीनों में लेजाइन सोल्यूशन, लेकिन अब तीनों के रिएजेंट देखें, एक के आयरन सल्फेट और आयरन क्लोराइड है। अब जरा सल्फर के रिएजेंट देखिएगा, ये उससे डिफरेंट होंगे, क्योंकि सल्फर का बिहेवियर उन दोनों से डिफरेंट है। तो
अब करना क्या है जी, ये जो सल्फर था आपका, जब आपने शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ जलाया था ना, तो उस वक्त ये सल्फर सोडियम के साथ रिएक्ट करके, यहां पे मैं लिख दूं डिटेक्शन ऑफ सल्फर। तो शुरू में जब आपने सोडियम को ऐड किया था, उस वक्त आपका जो सल्फर है ये उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड बना देता है। हम इसको कंफर्म करेंगे। अगर ये कंफर्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें सल्फर प्रेजेंट था, जैसे हमने यहाँ पर साइनाइड को कंफर्म किया था। अब अगर सल्फर इसमें मौजूद है तो उसके लिए रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल होगा? तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने दो चीजें डालनी है। नंबर 1 एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड डालेंगे। दूसरा इसकी जो कवर है ना, ये माउथ है, इसके ऊपर एक पेपर रखेंगे, उसको लेड एसीटेट पेपर कहते हैं। ठीक है, वो मैं भी बताता हूँ। देखें, जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड डालेंगे CH3COOH, ये इस सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना देगा। ये सोडियम इसके साथ मिलकर सॉल्ट बना देगी। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, ये गैस होती है, ये इस टेस्ट ट्यूब से निकलना शुरू हो जाएगी। अब इस टेस्ट ट्यूब से जब ये निकलेगी तो इसके ऊपर हम लोग लेड एसीटेट का पेपर रख देंगे। तो लेड एसीटेट का जो पेपर है ना, ये इस हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके ब्लैक हो जाएगा। अगर वो लेड एसीटेट का पेपर इससे रिएक्ट करके ब्लैक हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो गैस निकल रही थी वो H2S यानी ये वाली गैस थी। अगर वो गैस ना हो तो लेड एसीटेट के पेपर को कुछ भी नहीं होगा, उस समय पता चलेगा कि इसके अंदर सल्फर नहीं है। तो H2S ये क्या करेगा, लेड एसीटेट, एसीटेट आयन का फार्मूला आपको पता है CH3COO नेगेटिव, इससे रिएक्ट करके अगेन एसिटिक एसिड और लेड सल्फाइड ये बनेगा। ये पेपर के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा लेड सल्फाइड, और लेड सल्फाइड का जो कलर होता है ये ब्लैक होता है। देखें, सल्फर के लिए जो रिएजेंट है वो एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट पेपर है। नाइट्रोजन के लिए जो रिएजेंट है वो आयरन सल्फेट और आयरन क्लोराइड है। आपने ये रिएजेंट याद रखने हैं। अगर आपको रिएजेंट याद होंगे कि भाई फलां चीज के लिए फलां रिएजेंट इस्तेमाल होता है, तभी आप उसको लिख सकेंगे, उसके जो है वो अकॉर्डिंगली रिजल्ट देख सकेंगे। अब आखिरी काम है हमारे पास हैलोजिन। जो तीसरी टेस्ट ट्यूब बच गई है उसमें हम लोग हैलोजिन को कंफर्म करेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें ना नाइट्रोजन होता है ना सल्फर होता है। आपने अगर इसमें डाला आयरन सल्फेट आयरन, कोई कलर नहीं हुआ, इसका मतलब है भाई इसमें नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, आपने इसमें एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट का पेपर देखा तो आपको पता चला जी कोई ब्लैक कलर नहीं आया, तो इसका मतलब है इसके अंदर सल्फर भी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो। हम तो बस उसको एक कंफर्म करते हैं ना, एक तरीका है कि इस तरह से हम लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं। आखिरी काम है हमारे पास हैलोजन की डिटेक्शन। हैलोजन की डिटेक्शन के लिए उसी तरह से जैसे आप लोगों ने शुरू में जब सोडियम डाल के हीट किया था, तो हैलोजन भी उससे रिएक्ट करेंगे, जाहिर है। डिटेक्शन ऑफ हैलोजन क्या होगा कि शुरू में जो सोडियम था वो आपके उस कंपाउंड के हैलोजन से रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड यानी कोई सॉल्ट बना देगा। अगर क्लोरीन होगी तो NaCl बन जाएगा, अगर ब्रोमीन होगी तो NaBr बन जाएगा, अगर आयोडीन होगी तो NaI सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए रिएजेंट ये भी आपने याद रखना है। इसके लिए जो रिएजेंट है वो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। उससे पहले नाइट्रिक एसिड डाल के इसको बॉईल करते हैं और फिर उसमें सोडियम नाइट्रेट डालते हैं। तो मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं इसका। जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो ये जो NaX था ना, ये रिएक्ट कर जाएगा। अगर ये Cl हो तो ये बना देगा AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अगर क्लोरीन ना हो, इसमें ब्रोमीन हो, तब क्या बन जाएगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्लस NaNO3। अगर इसमें आयोडीन होगी तो NaI वो मिलकर NaNO3 एंड सिल्वर आयोडाइड।
देखिए बंदे पहले वो सोडियम के साल्ट थे, सोडियम से अब वो बन गए सिल्वर के साल्ट। तो सोडियम के साल्ट कलर नहीं देते, लेकिन सिल्वर के जो साल्ट होते हैं ये कलर देते हैं। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट आप इसमें डालेंगे, अगर इसके अंदर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो इसका मतलब है कि इसमें क्लोरीन है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है ये व्हाइट होता है। अगर इसमें पेल येलो कलर के बन जाएंगे तो इसका मतलब है इसमें ब्रोमीन है। और अगर इसमें डीप येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो फिर इसका मतलब है इसमें क्या है, आयोडीन है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर इसमें फ्लोरीन का जो है वो टेस्ट नहीं है। तो देखें अगर फ्लोरीन प्रेजेंट होगी तो उससे AgF बनेगा, सिल्वर फ्लोराइड, AgF। अब AgF का मसला यह है कि वो वाटर सॉल्युबल होता है, जैसे ही वो बनेगा वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसका कोई कलर या कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आएगी। इसलिए जो लेजाइन सोल्यूशन का टेस्ट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये 3 हैलोजेंस की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्योंकि इनके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं ना तो सॉलिड कलर के प्रेसिपिटेट्स अपीयर होते हैं। वो सॉलिड कलर के प्रेसिपिटेट्स तभी अपीयर होंगे जब वो उस जगह पर इनसॉल्युबल होंगे ना, तो इनसॉल्युबल होने की वजह से वो अपीयर हो जाते हैं और उनसे हमें पता चल जाता है। लेकिन फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता, उसके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, तो वहां पर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए फिर हम ये वाला जो टेस्ट है ये फ्लोरीन के लिए नहीं करते, ये सिर्फ इन 3 हैलोजन के लिए करते हैं। अब हमारी बुक में ये सारी इक्वेशन, ये प्रोसीजर सब कुछ दिया हुआ है। देखें एक तरतीब से चीजों को याद रखिए कि आपसे अगर पूछा जाए हाउ टू कन्फर्म बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो फिर ये वाली इक्वेशन आएंगी, ये प्रोसीजर आएगा। हाउ टू कन्फर्म नाइट्रोजन, तो फिर ये वाली चीज आएगी। हाउ टू कन्फर्म हैलोजन, तो फिर आप कहेंगे कि जी लेजाइन सोल्यूशन में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो ये कलर्स आएंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये वाले हैलोजन। अगर आपसे पूछा जाए हाउ टू कन्फर्म सल्फर, नॉट नाइट्रोजन एंड सल्फर, सिर्फ सल्फर, तो फिर ये वाली चीज आ जाएगी इसके अंदर। तो इसलिए एक खास तरतीब से और एक खास वे में चीजों को रखेंगे याद, तो आपके लिए ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर इसका एक दफा बच्चे को प्रैक्टिकल करवा दिया जाए तो वो फिर ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि प्रैक्टिकल बच्चों के लिए ये वाला थोड़ा डेंजरस होता है, तो इसलिए ये प्रैक्टिकल इस लेवल पे नहीं करवाया जाता। तो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके बाद जो टॉपिक्स है ना उसमें एक जिस तरह हमने ये नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस को डिटेक्ट किया है, तो इसी तरह हम अगर ये देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फास्फोरस प्रेजेंट है, या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो उनके लिए हमारे पास टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। लेकिन कोई इक्वेशन, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, वो आपको पढ़ने से भी समझ आ जाएगी, ठीक है ना। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जिस तरह अब ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिटेक्शन इस तरह से नहीं होती जिस तरह ये बाकी एलिमेंट्स की होती है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन कर लेते हैं। अगर आपका अल्कोहल है, आप अल्कोहल का कोई टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका ये मतलब होगा कि भाई जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ही ऑक्सीजन होता है ना, उसमें OH होता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि भाई हाउ टू कन्फर्म ऑक्सीजन, तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन को कन्फर्म करने का कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है, हम लोग फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट करते हैं, और उससे अगर वो कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसी तरह मेटल्स के टेस्ट होते हैं। मेटल के लिए भी कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपने उसको हीट करना है और इतना हीट करना है कि सारे का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड उड़ जाए। अगर उसमें कोई सॉलिड रेजिड्यू बच गया तो इसका मतलब होगा कि उसमें कोई मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशंस वाले और कंसेप्चुअल टेस्ट जो है वो आगे नहीं है। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज आपको बताया। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अपनी अदर चीज़ें डिस्कस करेंगे।